दिसंबर 2006 सुबह करीब 6 बजे सद्दाम हुसैन की फांसी का समय। कई लोग खुश थे कि आज शैतान का अंत हुआ, तो कईयों के लिए उनका भगवान मर गया। नमस्कार दोस्तों, मैं पवनप्रीत कौर। आज मैं आपको एक ऐसे तानाशाह की कहानी बताने जा रही हूं जो इंडियन आर्मी का फैन था और वहीं अमेरिका के लिए वो एक भयानक सपने के बराबर था। आज भी उसे लोग लेजेंड का दर्जा देते हैं और पंजाब के लेजेंड सिद्धू मूसेवाला ने भी अपने गाने में उसका जिक्र किया है। आखिर कौन था सद्दाम हुसैन, जिसके बयान और काम पूरी दुनिया को हिला देते थे? Can't let the world's worst leaders blackmail, threaten, hold freedom-loving nations hostage. Saddam Hussein and his regime will stop at nothing. Now something like 250,000 allied troops in the region. ये सच है कि सद्दाम हुसैन को ताकत अमेरिका ने दी और यही ताकत अमेरिका को खतरा भी लगने लगी। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन पर लाखों लोगों को मरवाने का इल्जाम है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग उसे भगवान मानते हैं। सद्दाम की कहानी शुरू से शुरू करते हैं, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। सद्दाम जब अपनी माँ के पेट में ही था, तभी उसके पिता की मौत हो गई। पति को गंवाने के बाद सद्दाम की मां ने अपने बड़े बेटे को भी खो दिया। इतने दर्द भरे माहौल में सद्दाम का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के बेहद गरीब इलाके तिक्रित में हुआ। सद्दाम का बचपन अनाथ बच्चे जैसा था। जन्म से पहले पिता की मौत और फिर जन्म के बाद मां की दूसरी शादी। बचपन से ही सद्दाम कुछ अलग करने की ललक रखने लगा। उसे फिक्र होने लगी कि वो पढ़ेगा कैसे। जब सद्दाम थोड़ा बड़ा हुआ तो वो पढ़ाई के लिए बगदाद पहुंचता है। बगदाद के हालात तब ठीक नहीं थे। अपने मामा से प्रेरणा लेकर सद्दाम हुसैन ने सुन्नी मुसलमान होने का रास्ता चुना, बावजूद इसके कि इराक में शिया मुसलमान गिनती में ज्यादा हैं। अपने मामा के साथ सद्दाम हुसैन अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के साथ जुड़ गया। शुरू में गैंगस्टरों की तरह सद्दाम हुसैन हमले करता, लूटपाट करता, कभी दयालु होकर लोगों की मदद भी करता। समय बीतता गया और बाथ पार्टी बड़ी होती गई। बाद में जाकर सद्दाम इस पार्टी का मुखी भी बना। जनरल अहमद हसन अल बकर भी इसी ही पार्टी का हिस्सा थे और वो सद्दाम के दूर के रिश्तेदार भी थे। 1968 में जनरल अहमद हसन अल बकर के हाथ में इराक की सत्ता आ जाती है। सद्दाम हुसैन दूसरे नंबर के स्थान पर होता है। ये भी कहा जाता है कि एक हिसाब से सद्दाम ही सरकार चलाता था। 1968 से 70s के दौर में सद्दाम ने ऐसे बहुत से कदम उठाए जिसके लिए लोग आज भी उसे याद करते हैं। इस दौर में जितनी तरक्की इराक ने की, आज तक इराक उतनी तरक्की कभी नहीं कर पाया। सद्दाम हुसैन अपने मजहब में बहुत यकीन रखता था। सद्दाम ने अपने खून से कुरान की आयतें लिखवाई थी, जिसके लिए उसने 3 साल में 26 लीटर खून दिया था। राइटर एंड जर्नलिस्ट कॉन कफलिन की माने तो खून से लिखी कुरान सद्दाम की बनाई एक मस्जिद में रखी हुई है। कुरान के सभी 605 पन्नों को लोगों को दिखाने के लिए शीशे के केस में रखा गया है। उसे बड़ी मस्जिदें बनवाने का शौक था। सद्दाम ने मस्जिद मारिक को खास तौर पर बनवाया। उसकी मीनारें स्कड मिसाइल की तरह हैं। लोग इस मस्जिद की बनावट और मीनाकारी को देखने से दूर दूर से आते हैं। ये तो सभी जानते ही हैं कि इराक अपने तेल के लिए बहुत मशहूर है। उस समय कोल्ड वॉर 2 चल रही थी। सद्दाम ने सोवियत संघ के साथ समझौता किया। उसने तेल के दाम तय किए, इसके लिए खास नियम बनाए, जबकि इससे पहले वेस्टर्न कंट्रीज सस्ते रेट पर तेल ले जाती थी। सद्दाम के इस फैसले से इराक पर पैसों की बरसात होनी शुरू हो गई। देखते ही देखते ये देश अमीर बन गया। इस पैसे से इराक की डेवलपमेंट शुरू हुई। इस तरक्की ने सद्दाम को अरब कंट्रीज में सबसे अलग खड़ा कर दिया। 1980s में सद्दाम को यूनेस्को की तरफ से इराक की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए सम्मानित भी किया गया। आज भी इराक के लोग सद्दाम की तारीफें करते नहीं थकते। उनका कहना है कि बड़ी बड़ी मस्जिदें, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, सड़कें, डैम, लग्जरी गाड़ियां, फ्लाईओवर और फैक्ट्रीज सद्दाम हुसैन की ही देन है। हालांकि इराक में उसे पसंद और नफरत करने वाले दोनों ही तरह के लोग हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। सद्दाम ने अपना अगला पत्ता फेंका।
सद्दाम ने हसन अल बक्र को कुर्सी से हटाया और खुद देश का प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद सद्दाम के अंदर का तानाशाह सबको दिखना शुरू हो गया। अमेरिका ने सद्दाम की पीठ पर ऐसा हाथ रखा कि सद्दाम इराक का ट्रेडिशनल पहरावा छोड़कर महंगे कोट पैंट पहनने लगा। महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां जो एक बार पहनने के बाद कभी रिपीट नहीं होती थी। हाथ में सिगार और ये सारा ऐशो आराम अमेरिका ही स्पॉन्सर कर रहा था। पर आखिर अमेरिका इतना मेहरबान क्यों? क्योंकि अमेरिका को इराक के तेल के खजाने सद्दाम हुसैन में दिख रहे थे। सद्दाम हुसैन की प्लानिंग क्या होगी, वो आगे क्या करेगा, ये सब सिग्नल अमेरिका से ही आ रहे थे। क्या आपको पता है कि सद्दाम हुसैन के हमारे देश भारत के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे। इंडिया ने इराक की तरक्की में सद्दाम की काफी मदद की थी। बगदाद में जो पहली ट्रेन चली थी वो भारत की तरफ से ही दी गई थी, पर आज वहां कोई ट्रेन नहीं है। 1977 में सद्दाम हुसैन ने एक भारतीय सिख जनरल के.एस. रंधावा को अपनी फौज को ट्रेन करने के लिए बुलवाया था। उसने चिट्ठी में स्पेशली जनरल के.एस. रंधावा का नाम लिखा था कि उनकी अगुवाई में भारतीय फौज की टीम से वो अपनी फौज को ट्रेनिंग दिलवाना चाहता है और भारत की तरफ से उन्हें भेजा भी गया था, जो कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में एक बहुत ही यूनिक कदम था। और तो और सद्दाम हुसैन ने कश्मीर मसले पर भारत का साथ दिया था। मुसलमान होते हुए भी उसने मुस्लिम देश पाकिस्तान को ताड़ना लगाई थी कि वो आतंकवाद को खत्म करे और कश्मीर मसले पर भारत की माने। अब आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सद्दाम अपने खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनता था। जो भी सद्दाम के खिलाफ एक शब्द भी बोलता था तो उसकी मौत तो तय थी। जो इंसान अपने खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता वो अपने विरोधियों को कैसे छोड़ता। उसने एक एक करके अपने सारे विरोधी खत्म करने शुरू कर दिए। ये ही नहीं, सद्दाम ने अपने विदेश मंत्री हमीद अल जुबारी को इसलिए बर्खास्त कर दिया था क्योंकि सद्दाम ने मंत्री को 2 बार फोन किया था पर उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मंत्री देर से दफ्तर पहुंचा तो उसे पद से ही बर्खास्त कर दिया गया। मंत्री ने बाद में सफाई भी दी कि वो दफ्तर के ही किसी जरूरी काम से गया हुआ था। तब भी सद्दाम ने अपना फैसला नहीं बदला। एक मंत्री को तो सद्दाम ने बैठक के दौरान घड़ी देखने के लिए 2 दिन तक उसी कमरे में बंद रखा और फिर पद से बर्खास्त कर दिया। इराक के घर घर में सद्दाम की तस्वीर लगानी जरूरी होती थी। अगर किसी भी घर में उसकी तस्वीर उल्टी या फिर हल्की सी भी टेढ़ी मिलती तो उस घर में रहने वाले सारे परिवार को सजा मिलती थी, यहाँ तक कि जेल भी हो जाती थी। सद्दाम ने तो सेना के एक अधिकारी को इसलिए भी मौत की सजा सुना दी थी क्योंकि उसने एक बार किसी के सामने सद्दाम की बुराई कर दी थी। ये ही नहीं, अधिकारी के बेटे को भी मौत की सजा सुनाई गई और उसकी पत्नी और दूसरे बच्चों को सड़क पर फेंक दिया गया और उनका घर तबाह कर दिया गया। गलती करने पर सद्दाम ने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। दरअसल जब एक पार्टी में उसके बेटे ने गोली चला दी थी तो उसमें कुछ लोग मारे गए। बेटे को सबक सिखाने के लिए सद्दाम ने उसकी सारी की सारी रोल्स रॉयस कारों को आग लगाने के हुक्म दे दिए थे। सद्दाम दिन ब दिन और ताकतवर बनने लगा। सद्दाम ने कहीं पढ़ा था कि ईरान उसी के मुल्क इराक का हिस्सा था। उसे जीतने के लिए सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग लगातार 8 साल तक चली। नुकसान दोनों मुल्कों का हुआ पर फायदा अमेरिका ने उठाया दोनों मुल्कों को हथियार बेचकर। अमेरिका हथियार बेशक दोनों मुल्कों को बेच रहा था पर वो साथ सद्दाम हुसैन का ही दे रहा था। अमेरिका ने सद्दाम को ज्यादा खतरनाक हथियार, पैसा, सीक्रेट इंफॉर्मेशन वो सब पहुंचाया जिससे जंग में वो जीत सके। इस जंग में करीब 10 लाख लोग मारे गए। हालांकि 2.5 लाख इराकियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी पर ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ था। बाद में यूनाइटेड नेशन ने बीच में दखल देकर इस वॉर को रुकवाया। इस जंग से इराक को भी काफी नुकसान हुआ। सद्दाम हुसैन पूरा सिरफिरा था। एक बैठक के दौरान उसने अपने स्वास्थ्य मंत्री को दूसरे कमरे में ले जाकर गोलियां मार दी और करप्शन का इल्जाम लगाकर देश में उसे गद्दार साबित कर दिया। दरअसल हुआ यूं था कि इराक ईरान जंग के दौरान सद्दाम हुसैन के मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी।
उसके स्वास्थ्य मंत्री रियाद इब्राहिम ने सलाह दी थी कि सद्दाम हुसैन की जगह पूर्व राष्ट्रपति हसन अल बकर को कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति बना देना चाहिए ताकि ईरान इराक युद्ध में विराम की बातचीत की जा सके। हालांकि मंत्री ने जब ये सलाह दी तो सद्दाम ने बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं होने दिया कि उसे कोई फर्क पड़ता है। उन्होंने मंत्री दल की बैठक स्थगित की और मंत्री को अपने साथ दूसरे कमरे में आने के लिए कहा। कुछ टाइम के बाद जोरदार गोली चलने की आवाज आई। बाद में सद्दाम अकेले ही बैठक में आकर बैठ गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब इस मंत्री की मौत के बारे में खबरों में छपा तो लिखा गया था कि उसे उन दवाइयों के आयात की परमिशन देने की सजा मिली है जिसे खाने से मासूम इराकी मारे गए थे। उस मंत्री को गद्दार ऐलान दिया गया और जब उसकी पत्नी ने अपने पति का शव मांगा तो उसे टुकड़े टुकड़े करके उनके पास भेजा गया। ईरान इराक जंग के दौरान सद्दाम हुसैन को इधर उधर से माली मदद लेनी पड़ी। इराक का पड़ोसी देश कुवैत, जिसने जंग के दौरान सद्दाम हुसैन की काफी पैसे से मदद की थी। इराक के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अक्सर कुवैत में फाइनेंशियल मदद के लिए जाया करते थे। तभी के दौरान वहां के राजा ने उन्हें ये कह दिया, क्या तुम हमेशा मुंह उठाकर मदद के लिए आ जाते हो? ये सब वापस कब लौटाओगे? वैसे सुना है कि तुम्हारे देश की औरतें बहुत खूबसूरत हैं, तो कभी उन्हें भी यहाँ भेजो। ये बात जब सद्दाम तक पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अभी इराक पहली जंग से संभला भी नहीं था कि वो कुवैत पर हमले का ऐलान कर देता है। इराक की फौज कुवैत में काफी लूटपाट मचाती है और उन्होंने वहां की औरतों के साथ भी बहुत कुछ गलत किया। इस सब के दरमियान बाकी देशों को बीच में आना पड़ा। 28 दिनों के बाद इराक को अपनी सेना वहां से वापस बुलानी पड़ी। इन सब चीजों ने सद्दाम को बहुत कमजोर बना दिया, पर सद्दाम इस बात का बहुत पक्का था कि कोई उसके विरोध में न खड़ा हो पाए। इराक में पानी को धन और ताकत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सद्दाम हुसैन के 20 महलों में हमेशा फव्वारों और स्विमिंग पूल्स की भरमार रहती थी। वे अपने हर महल में सिर्फ कुछ ही घंटों की नींद लेता था। वो अक्सर सुबह 3 बजे तैरने के लिए उठ जाया करता था। सद्दाम को स्लिप डिस्क की बीमारी थी, इसलिए उसके डॉक्टर्स ने सलाह दी थी कि इसका सबसे अच्छा इलाज है कि खूब एक्टिविटीज और स्विमिंग करे। स्विमिंग करने से पहले पूल की अच्छे से जांच की जाती थी कि कहीं पूल में सद्दाम को मारने के लिए जहर तो नहीं मिलाया गया। और तो और सद्दाम का लग्जरी खाना बाहर से मंगवाया जाता था, जिसकी अच्छे से जांच होती थी कि इनमें जहर या किसी तरह की रेडिएशंस तो नहीं। कामेल हना जेन सद्दाम का पर्सनल बॉडीगार्ड था। दिलचस्प बात यह थी कि जेन सद्दाम के रसोइये का बेटा था। यहाँ तक कि सद्दाम के खाना खाने से पहले जेन उस खाने को चख कर देखता था कि कहीं इसमें जहर तो नहीं। सद्दाम को लगता था कि उसका रसोइया खाने में कभी जहर नहीं मिलाएगा, क्योंकि उसका खुद का बेटा वो खाना पहले चखता है। इतना ही नहीं, सद्दाम अपनी सिक्योरिटी को लेकर इतना ज्यादा सतर्क था कि वो कब, कहां और किस जगह है ये किसी को नहीं पता होता था। उसके बहुत से डुप्लीकेट होते थे जो सद्दाम के दुश्मनों को गुमराह करने के लिए होते थे। जब भी सद्दाम को कहीं जाना होता था तो वो पहले उसके डुप्लीकेट्स की गाड़ियों को अलग अलग दिशाओं में भेज देता था ताकि कोई भी सद्दाम पर हमला कर ना पाए। इसी चक्कर में बहुत बार उसके डुप्लीकेट मारे भी जा चुके हैं। तरक्की के साथ साथ सद्दाम ने अपने बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लिए थे। 90 के दशक में अमेरिका को लगने लगा कि सद्दाम बहुत पावरफुल है और साथ ही अमेरिका इराक के तेल पर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता था। वो चाहते थे कि तेल के रेट, मार्केटिंग, रिफाइनरी वगैरह सब कुछ अमेरिकन कंपनीज को सौंप दिया जाए, पर सद्दाम ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता था। सद्दाम का कहना था कि ये हमारा तेल है और इसकी कीमतें और सब कुछ हम ही तय करेंगे। इसके बाद दोनों देशों में रिश्ते खराब होने लगे। 2001 में जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ तो उसके लिए भी अमेरिका ने कहीं ना कहीं इराक को ही जिम्मेदार ठहराया। हालांकि सद्दाम ने ये बात कभी नहीं मानी। सद्दाम का कहना था कि इराक की जमीन पर कभी कोई आतंकवादी पनप ही नहीं सकता और ना ही मैं पनपने दूंगा।
ये भी बहुत बार सुनने को मिला है कि अमेरिका खुद ही 9/11 हमले का जिम्मेवार है, क्योंकि इस हमले में सारी बिल्डिंग तबाह हो जाती है, यहाँ तक कि जहाज के ब्लैक बॉक्स तक नहीं मिलते। पर वहां पर इराकी लोगों के पासपोर्ट तक मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं जले थे। इसके बेस पर अमेरिका ने सद्दाम को पकड़ने में तेजी दिखाई। अमेरिका को किसी भी तरीके से सद्दाम को अपने कंट्रोल में करना था। अमेरिका ने इराक पर इल्जाम लगाए कि वहां पर खतरनाक केमिकल हथियार और परमाणु बम है। पर जब 2002 में यूनाइटेड नेशन की अगुवाई में वहां फोर्सेस को चेकिंग के लिए भेजा तो वहां इराक में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अमेरिका एक हिसाब से सद्दाम को टेररिस्ट दिखा रहा था, जबकि वो एक तानाशाह था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर सद्दाम हुसैन आज जिंदा होता तो ISIS या बगदादी कभी जन्म ही नहीं लेता, क्योंकि उसे आतंकवाद से सख्त नफरत थी। अपनी जमीन पर वो कभी किसी टेररिस्ट को बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका किसी भी हालत में सद्दाम हुसैन की गर्दन को अपने घुटनों के नीचे लाना चाहता था। जनवरी 2003 में उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने सद्दाम के सामने 2 ऑफर रखे कि आपके पास जितने भी हथियार हैं उसे आप अपनी कंट्री से एकदम खत्म कर दीजिए या फिर आप खुद इराक छोड़ दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो अमेरिका हमला कर देगा। पर सद्दाम कहां किसी के आगे घुटने टेकने वाला था। उसने जॉर्ज बुश के इन दोनों ऑफर्स को ठुकरा दिया। 2003 में ही अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर इराक पर हमला कर देता है और बगदाद पर कब्जा कर लेता है, पर सद्दाम वहां से गायब था। हालांकि 9 महीने बाद ही दिसंबर 2003 में सद्दाम अपने ही एक घर में बंकर से मिलता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई मुकदमे चलाए गए, जिसमें बेगुनाहों को जान से मरवाना जैसे कई केस थे। सद्दाम पर 2 लाख से ज्यादा इराकियों को मारने का भी इल्जाम था। जब सद्दाम लोगों को मरवाता था तो उस समय अमेरिका ने सद्दाम का पूरा सपोर्ट किया था। यही नहीं, अमेरिका ने सद्दाम से अपने भी कई दुश्मनों को मरवाया। सद्दाम पर कई मुकदमे चले। सद्दाम ने अपनी एक कोर्ट पेशी में स्पीच दी थी कि अमेरिका उसे अपने देश के खिलाफ करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि सद्दाम अपने देश के लिए ग्रेट है। उसने कहा कि मैं अपने केसों की जेल काटना चाहता हूं और मुझे चांस मिलना चाहिए ताकि मैं अपने देश को और आगे लेकर जा सकूं। इस स्पीच के दौरान वो काफी दुखी था। इन मुकदमों के बाद सद्दाम को सजाए मौत सुनाई गई। सद्दाम हुसैन ने इसके बाद मांग रखी थी कि मैं एक आर्मी का जवान हूं, मुझे गोली मारकर मौत की सजा दी जाए। हालांकि उसकी ये मांग तो पूरी नहीं हो पाई। फिर आई 30 दिसंबर 2006 की सुबह, जिस दिन बगदाद में अमेरिका के बेस कैंप में सद्दाम को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना था। उस दिन सद्दाम ने काले कपड़े से अपना चेहरा ढकने से मना कर दिया। उसने अपनी मौत से पहले सिगार भी पी और फिर आया वो समय जब कुरान की आयत पढ़ते पढ़ते सद्दाम फांसी पर लटक गया। इसकी कई वीडियोस भी सामने आई, जिसे देखकर खुद जॉर्ज बुश ने माना था कि सद्दाम को इस तरह से फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। उसे अच्छे ढंग से भी फांसी दी जा सकती थी। सद्दाम हुसैन को जब फांसी से पहले जेल में रखा तो वहां उसकी सिक्योरिटी के लिए जो 12 अमेरिकी सोल्जर्स लगाए गए थे उन्हें सुपर 12 कहा जाता था। विल बार्डन पर सद्दाम हुसैन की सुरक्षा में रखे गए सुपर 12 अमेरिकी सैनिक की टीम का हिस्सा थे। वार्डन पर मानते हैं कि जब उन्होंने सद्दाम को उन लोगों के हवाले किया जो उन्हें फांसी देने वाले थे तो सद्दाम की सुरक्षा में लगे सभी सैनिकों की आंखों में आंसू थे। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि सबके बाद सैनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में चले गए थे। किसी को लगता था कि वो सद्दाम का हत्यारा है तो कोई रात को सोते सोते अचानक उठ जाता था कि शायद उसे सद्दाम दिख जाए। जिस दिन सद्दाम को फांसी दी गई उस दिन ईद भी थी। इस्लामिक देशों ने मांग रखी थी कि उनके त्योहार के दिन सद्दाम को फांसी ना दी जाए। यहाँ पर आपको बता दूं कि सद्दाम खुद भी ईद के दिन अपनी जेल में बंद कई कैदियों को रिहा करता था, पर जिनको सजा की माफी नहीं मिलती उनकी लाश ईद के ही दिन उनके घर पहुंचती थी। अब फांसी के अगले दिन सद्दाम की डेड बॉडी को हेलीकॉप्टर से टिकरित लेकर जाया गया और वहां उसके दोनों बेटों की कब्र के साथ उसे भी दफन कर दिया गया। यह थी इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की कहानी। बहुत से लोगों के लिए वो जल्लाद था और बहुतों के लिए वो मसीहा।
आपको क्या लगता है कि उसने जो भी किया उसकी सही सजा मिली या उसके साथ गलत हुआ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।